हेलो बच्चों, मेरा नाम हंसराज है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये चैप्टर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। इसके अंदर दो लड़के होते हैं और वो अपने घर की सीढ़ियों पे पैरों के निशान देखते हैं जो कि कीचड़ में संधे हुए होते हैं। और इस चीज़ को देख के वो हैरान रहते हैं कि यार ये पैरों के निशान यहाँ पे कहाँ से आ गए, कोई इंसान भी नहीं है आसपास, हम लोग लंदन में रहते हैं और ऐसी जगह पे पैरों के निशान कैसे आ गए। अब ये तो कम हैरानी करने वाली बात थी। इसके बाद उन लोगों को लाइव पैरों के निशान छपते हुए दिखते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं होता है, बस पैरों के निशान एक के बाद पैरों के निशान उनको दिखाई देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उन पैरों के निशानों को फॉलो करने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो जो पैरों के निशान होते हैं कीचड़ के, वो धीरे धीरे करके फेंट होने लग जाते हैं, यानी कि हल्के पड़ने लग जाते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे करके गायब भी हो जाते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होगे भाई ये क्या भला है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान है। वो कैसे आसान है, क्योंकि जो वो बच्चे हक्का बक्का होके वो पैरों के निशान का जिनका पीछा कर रहे थे, वो एक साइंटिस्ट है जिसने ये डिस्कवर कर लिया है कि कैसे इंसान की बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन और उसने ये एक्सपेरिमेंट के बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि इंसान की बॉडी को हम लोग कैसे इनविजिबल बना सकते हैं। और फाइनली उसने जो वो रेयर ड्रग है वो खा लिया है, खुद ने ही खा लिया है और उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है, एकदम ग्लास की तरह, शीशे के ग्लास की तरह। जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट हो जाता है वैसे वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट तो वो हो गया है लेकिन हम लोग उसको टच कर सकते हैं, दिखता नहीं है बट इट कैन बी टच्ड। अब साइंटिस्ट तो बहुत ब्रिलियंट है, बंदा बहुत ग्रेट है, लेकिन लॉ जो है वो नहीं मानता है, कानून में वो इतना विश्वास नहीं रखता है। इसीलिए जो उसका मकान मालिक है वो भी उसको पसंद नहीं करता और वो हमेशा चाहता है उसको अपने कमरे से निकालना। अब अपने मकान मालिक से वो बदला लेने के लिए क्या करता है, मकान मालिक के घर में ही आग लगा के वहाँ से भाग जाता है। अब वो पकड़ा ना जाए इसलिए वो क्या करता है, अपने कपड़े भी सारे उतार देता है और वो फिर उसके बाद इनविजिबल हो जाता है। अब वो इनविजिबल तो हो गया है लेकिन बेचारा जो है होमलेस हो गया है, उसको घर भी नहीं है उसके पास कोई और ऐसे ही वो घूम रहा है, कपड़े भी नहीं है उसके पास, ना ही उसके पास पैसे हैं, और लेकिन वो है कि इनविजिबल है वो। और जब वो इनविजिबल होकर घूम रहा था तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ा और वही कीचड़ के पैर जो है उन लड़कों के घर पे छपे हुए थे। तो बस यही इसके पीछे मिस्ट्री थी। अब उन बच्चों के वहाँ से तो वो आसानी से भाग गया निकल के, लेकिन आगे जो उसके कारनामे हैं वो और भी हैरत अंगेज हैं। उसने जो ये टाइम चूज़ किया है वो बहुत बेकार टाइम चूज़ किया है गायब होने का, क्योंकि उस टाइम पे लंदन के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी और बिना कपड़ों के लंदन में उस टाइम पे विंटर के मिड के टाइम में घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। हवा भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी, तो बिना कपड़ों के वो बेचारा कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। अब गलियों में घूमने की जगह वो क्या सोचता है कि मैं एक बढ़िया सी किसी स्टोर में चला जाता हूँ और वहाँ पे मेरे को थोड़ी गर्मी भी मिल जाएगी। अब जब उस स्टोर का बंद होने का टाइम आता है तो ग्रिफिन क्या करता है, बढ़िया से कपड़े वहाँ पे अपने लिए जो उसको ठीक लगते हैं वो ले लेता है और बढ़िया सा कुछ भी खाता भी है वहाँ पे, क्योंकि उसको पता है उसको पैसे तो देने नहीं है। और जो बॉक्स उसको ओपन करना है उस बॉक्स को ओपन करता है, रैपर्स को ओपन करता है, अपनी मर्जी के कपड़े पहनता है गरम गरम, और थोड़ी टाइम के बाद ही वो अपनी पसंद के शूज़ और ओवरकोट, एक बढ़िया सी टोपी और अपने आप को पूरा ड्रेस कर लेता है और अब वो विजिबल होने लग जाता है, यानी कि वो दिखने लग जाता है। किचन में से वो क्या करता है, उसको कोल्ड मीट मिल जाता है, कॉफ़ी मिल जाती है, उसके बाद वो क्या करता है, मिठाई भी खाता है और थोड़ी सी शराब भी ग्रोसरी स्टोर से चोरी कर लेता है। फाइनली वो अब रजाई के गद्दों के ऊपर सो जाता है, लेकिन उसको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी थी कि भाई सुबह वो टाइम से उठ जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है दुकान खुलने से पहले, लेकिन अगर नहीं उठ पाया तो लोग उसको पकड़ लेंगे। और होता भी यही है, सुबह जैसे ही दुकान खुलती है वो देखता है मेरी तरफ दो लोग आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो उठ के भागने लग जाता है। वो लोग भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। लास्ट में वो वहाँ से क्या करता है, निकल जाता है, लेकिन उसको भागते भागते अपने कपड़ों को उतारना पड़ता है ताकि वो वहाँ से गायब हो जाए। एक बार फिर से वो इनविजिबल हो जाता है, लेकिन बेचारा बिना कपड़ों के जनवरी के सर्दी में फिर से रोड पे आ जाता है। अब इस बार वो सोचता है कि यार मैं किसी ड्रामा कंपनी में जाता हूँ, वहाँ से मेरे को बढ़िया से कपड़े मिल जाएंगे मेरे को। तो वो ऐसा ही करता है और वो ये भी सोचता है कि अगर मैं किसी ड्रामा कंपनी में जाऊंगा तो मेरा जो कंधे के ऊपर का हिस्सा है ना वो थोड़ा सा उसको भी मैं
कवर कर लूँगा तो मैं थोड़ा इंसान जैसा लगूंगा, क्योंकि वो कपड़े तो पहन लेता था लेकिन वो गर्दन के ऊपर के हिस्से को नहीं कवर कर पाता था, तो वो बिना गर्दन का ही लगता था। तो उसके बाद वो क्या करता है, कांपता हुआ ड्रूरी लेन चला जाता है। ड्रूरी लेन ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादातर नाटक कंपनियाँ होती हैं। तो जल्दी ही वो बढ़िया सी दुकान में चला जाता है जो उसके मतलब की होती है, और वहाँ जाके वो वैसे तो इनविजिबल होता है, तो वो ऊपर चढ़ता है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ से नीचे आता है। अपने ऊपर पूरे अच्छे से बैंडेज भी लगा लेता है, वो फेस पे, माथे के ऊपर वो बैंडेज लगा लेता है, और डार्क ग्लासेस पहन लेता है, नकली नाक भी वो लगा लेता है, और एक मूछ भी लगा लेता है, वो काफ़ी बढ़िया सी मूछ लगा लेता है, एक टोपी भी पहन के आ जाता है। अब वहाँ से वो, ताकि वो पकड़ा ना जाए इसलिए वो क्या करता है, वहाँ भी बेरहमी से जो वहाँ का दुकानदार होता है उसको पीछे से अटैक करता है, और उसके बाद जितना भी उसको पैसा वहाँ पे मिलता है दुकानदार से उसको लूट के वहाँ से भी वो भाग जाता है। अब वो चाहता है कि मैं, क्योंकि ये भीड़ भाड़ इलाके वाला लंदन है, तो वो सोचता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और इसके बाद वो क्या करता है, एक ट्रेन पकड़ता है और एक गाँव में चला जाता है जिसका नाम होता है ईपिंग। और वहाँ पे क्या करता है, वो 2 रूम बुक करता है, वहाँ के आसपास के होटल के अंदर वो 2 रूम बुक करता है। और क्योंकि उसका आना ना वहाँ पे बहुत अजीब सा लगता है, एक तो एक दिखने में भी एकदम स्ट्रेंज है, और सर्दी के टाइम पे, ऐसे टाइम पे वो आया है, तो वो सबको अजीब सा लगता है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, जो वहाँ की मालकिन होती है, होटल की मालकिन होती है, वो पूरी कोशिश करती है उससे फ्रेंडली बिहेव करने की, लेकिन जो ग्रिफिन होता है वो बिल्कुल बात करना भी पसंद नहीं करता, और वो उसको पहले ही बोल देता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मुझे शांति चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम में। इसके अलावा वो ये भी बोल देता है कि मेरा फेस इसलिए ऐसा है क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद मेरे फेस में ये खराबी आई है। अब उसके बाद से वो सेटिस्फाई हो जाती है, और वो ये सोचती है ये कोई सन की साइंटिस्ट है, उसी की वजह से इसका फेस ऐसा है और इसका बिहेवियर भी ऐसा है। और वो क्योंकि वो पैसे भी एडवांस दे चुका था, तो मिसेस हॉल उसकी सारी ये सब चीज़ें, जो उसका बिहेवियर है और उसकी जो आदतें हैं, उनको भी सहन करने के लिए तैयार थी। लेकिन ये चोरी किया हुआ पैसा ज़्यादा देर तक नहीं चलता, और ग्रिफिन जो है उसको ये मानना पड़ता है कि अभी तो मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग करके दिखाता है कि मेरे पास एक चेक आने वाला है थोड़े टाइम में, उसके बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और उसके बाद क्या होता है, एक अजीब सी घटना घटती है। सुबह सुबह मॉर्निंग में एक चर्च का पादरी और उसके वाइफ अचानक से जाग जाते हैं, क्योंकि उनके कमरे से कुछ आवाज़ आती है, स्टडी रूम से कुछ आवाज़ आती है। जब वो नीचे धीरे धीरे आराम से जाते हैं बिना शोर करे, तो वहाँ पे उनको उनके ड्रॉर से पैसा निकालने की कुछ आवाज़ आती है। बिना नॉइस किए वो जो पादरी होता है अपने हाथ में एक लोहे का डंडा लेके और झटके से दरवाजे को खोलता है और बोलता है सरेंडर कर दो। लेकिन वो हैरान हो जाता है, अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, कमरा पूरा खाली होता है। वो और उसकी वाइफ डेस्क के नीचे देखते हैं, कर्टेन्स के पीछे देखते हैं, यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर तक भी देखते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता। और लेकिन वो देखते हैं कि जो डेस्क है वो खुला हुआ है, और जो पैसे रखे होते हैं घर के खर्चे के, वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। पूरे दिन पादरी यही चीज़ बोलता रहता है, यार बड़ा अजीब हुआ मेरे साथ, तो बहुत अजीब हो गया ये तो। अब ये तो कम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर मिसेस हॉल के फर्नीचर ने उनके साथ किया उस सुबह। हुआ क्या, जो मालिक था वहाँ का होटल का और उसकी वाइफ, वो जल्दी से उठ गए, और वो बहुत सरप्राइज थे देख के कि जो साइंटिस्ट है उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो हालांकि ज़्यादातर तो वो बंद रहता है, लेकिन उस टाइम पे वो खुला भी हुआ था, और अगर कोई उसके कमरे में आ भी जाता था तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो उनके पास ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो मिस नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा झांका कमरे के अंदर, उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग देखते हैं इसके कमरे में क्या है। अब जो बेड के ऊपर कपड़े पड़े हुए थे, जो चादर बिछी हुई थी, वो ठंडी थी, तो इसका मतलब ये था कि काफ़ी टाइम से ग्रिफिन उस बेड पे तो नहीं था। और जो क्लोथ्स थे उसके, बैंडेजेस थी, और जो वो पहनता था, वो सब के सब कमरे में ही पड़े हुए थे। अचानक से क्या होता है, मिसेस हॉल के कान के पास एक हवासी आती है, और थोड़ी देर के बाद ही क्या होता है, बेड के किनारे पे एक टोपी पड़ी होती है, वो उड़ के सीधा मिसेस हॉल के मुंह पे लगती है। और उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो कमरे के अंदर चेयर होती है उसके अंदर जान आ जाती है, और वो उड़ के खड़ी हो जाती है। पैर जो है उन दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ होता है, और वो इस तरीके से करती है
जिस तरीके से उन दोनों को वो कमरे से जैसे बाहर ले जा रही हो, और बेचारे डर के मारे क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं, और अचानक से वो दरवाज़ा धाड़ से बंद होता है और उसके बाद वो लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल बेचारी जो है सीढ़ियों पे जाके गिर जाती है, ऐसे गिरती है जैसे तो उनको मिर्गी का दौरा आ गया हो, और वो मान जाती हैं इस बात को कि कुछ ना कुछ तो इस कमरे के अंदर भूत प्रेत का साया है, और वो इस चीज़ पे भी पूरा शक करती हैं। जो साइंटिस्ट है, यानी कि जो ग्रिफिन है, उसने किसी ना किसी आत्मा को उस फर्नीचर के अंदर डाल दिया है, और वो रो के बेचारी बोलती है कि मेरी माँ इस कुर्सी के ऊपर बैठा करती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही कुर्सी मेरे पे ऐसे हमला करेगी। जो आसपास के पड़ोसी होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये कोई जादू टोना किया गया है। अब ये जादू टोना हो या ना हो, लेकिन जब वो पादरी के घर वाली चोरी सबको पता चली तो सबको साइंटिस्ट के ऊपर शक हुआ, और ये शक और ज़्यादा गहरा गया जब अचानक से वो पैसे लेके आ गया पेमेंट करने के लिए उसके पास, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और अचानक से उसके पास पैसे आ गए। तो वो लोग क्या करते हैं, जो गांव का कांस्टेबल है उसको सीक्रेटली बुला लेते हैं। अब वो वेट तो करती नहीं है कांस्टेबल का, मिसेस हॉल क्या करती है, डायरेक्टली साइंटिस्ट के पास चली जाती है, और वो साइंटिस्ट जो है अचानक से उस कमरे के अंदर प्रकट भी हो जाता है। तो वो उसको बोलती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है, और वो ये भी बोलती है कि मुझे तुम ये बताओ, ये खाली लॉक्ड कमरे के अंदर तुम अचानक से कहाँ से आ गए। अब वो जो साइंटिस्ट होता है ग्रिफिन, यानी कि उसको तुम्हें पता ही है कि बात बात पे कितना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो एकदम गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, अभी भी तुम्हें मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अचानक से वो क्या करता है, अपनी बैंडेजेस को उतार देता है, मूँछों को उतार देता है, चश्मे को उतार देता है, और यहाँ तक कि अपनी नाक को भी वो निकाल के फेंक देता है। उसको बस 1 मिनट लगता है और बाकी सब के सब लोग वहाँ पे घबरा जाते हैं। 1 मिनट के अंदर ही वो लोग देखते हैं उनके सामने एक बिना सर वाला आदमी खड़ा हुआ है। अब जो कांस्टेबल है उसका नाम है मिस्टर जाफर्स, वो वहाँ पे आ जाता है और वो देखता है, हैरान हो जाता है कि यार मेरे सामने एक बिना सर का आदमी खड़ा हुआ है जिसको उसे अरेस्ट करना है। अब मिस्टर जाफर वो चाहते तो थे कि उसको वो अरेस्ट ना करें, लेकिन एक बार मजिस्ट्रेट ने अगर वारंट दे दिया तो फिर तो चाहे उस आदमी का सर हो या ना हो उसको अरेस्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद एक अद्भुत सीन होता है कि पुलिस एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रही है कि जो धीरे धीरे करके इनविजिबल होता जा रहा है। वो धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े फेंकता जा रहा है और इनविजिबल होता जा रहा है। लास्ट में वो अपनी शर्ट को उतार के फेंक देता है, और जो कांस्टेबल है वो पूरा स्ट्रगल कर रहा होता है कि ऐसे इंसान को पकड़ने के लिए जिसको वो देख ही नहीं पा रहा है। कुछ लोग उस इंस्पेक्टर की ग्रिफिन को पकड़ने में मदद भी करते हैं, लेकिन अचानक से उनके मुंह पे इधर उधर से घूंसे आ जाते हैं। लास्ट में जाफर जो है वो जब उसको पकड़ने का अटेम्प्ट करता है वो खुद ही अनकॉन्शियस होके नीचे गिर जाता है, और सबके सब घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि पकड़ो इसे पकड़ो इसे पकड़ो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि उसको पकड़ो, लेकिन किसी इनविजिबल मैन को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप बच्चों आपको ये समझ आई होगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक यू सो मच।